नमस्कार। शुरू करते हैं मॉड्यूल 10। मॉड्यूल 10 है कंपनी एनालिसिस का क्वालिटेटिव डायमेंशन। जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अभी तक हम जो भी बात करते आ रहे हैं, जो हमने इंडस्ट्री की भी बात करी, ज़्यादातर वो सब क्वालिटेटिव था। आज जो हम बात करेंगे मॉड्यूल 10 में, ये भी क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है फाइनेंशियल्स के बारे में बात करना, ROCE, ROE, PE रेशियो, इस तरह की बातें करना, EPS। ये फाइनेंशियल टर्म्स सुनने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और ज़्यादातर एनालिस्ट्स जब आप देखते हो जो डेटा हमको प्रोवाइड किया जाता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, ज़्यादातर फोकस इन चीज़ों पे होता है। क्वालिटेटिव डायमेंशन के बारे में जब बात होती है तो बड़ी बोरिंग सी एक स्टोरी होती है, उसमें काफ़ी सारी लिटरेचर लिखी होती है, बहुत सारे कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होती है जो कि हम नहीं समझ पाते या हम समझने की कोशिश नहीं करते। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ही वो चीज़ है जो किसी स्टॉक को मल्टीबैगर बनाती है। फाइनेंशियल एनालिसिस से कभी भी हम अच्छे मल्टीबैगर सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सुनने में बहुत अजीब सी बात लगती है कि आफ्टर ऑल सब कुछ कंपनी के रेवेन्यूज़ पे डिपेंड करता है, कंपनी के रेवेन्यूज़ पे, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट आने वाले टाइम में वो कंपनी मल्टीबैगर बनेगी या नहीं बनेगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस पे बेस्ड होती है। जब हम एक अवेयर इन्वेस्टर की तरह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को ठीक से इंटीग्रेट करके उनको ठीक से एनालाइज करके आगे चल सकते हैं, तभी हम मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, तरह तरह की जो एनालिसिस हमने पढ़ी, चाहे वो पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस हो, पेस्टल एनालिसिस हो, BCG एनालिसिस हो, SCP एनालिसिस हो, इंडस्ट्री ड्राइवर्स हो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइनली कन्वर्ट हो जाती है। जब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है सवालों में, क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चंस हमको एनालिसिस करते समय पूछने होते हैं, ये क्वेश्चंस एक चेकलिस्ट की तरह होते हैं। इन क्वेश्चंस का अगर ठीक से जवाब हम लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ही हमें एनालिसिस में आगे चलना चाहिए। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ये डिसाइड करेंगे कि कोई कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है, ये कंपनी आखिर बनाती क्या है। कई कंपनीज एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बट उनका बनाने का तरीका अलग हो सकता है, उनका बिजनेस करने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या चेंजेस हमारे चारों तरफ आ सकते हैं। जैसा कि हमने सोशो कल्चरल एनालिसिस में पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, बहुत सारी सर्विसेज का परसेप्शन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है जब सोशल या कल्चरल चेंजेस होते हैं। सोशल कल्चरल चेंजेस के अलावा भी क्या इंडस्ट्री में चेंजेस आ सकते हैं जो कि इनके प्रोडक्ट की वायबिलिटी को, इनके सर्विस की वायबिलिटी को और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वांटिटेटिव डायमेंशन है और चेंजेस जो आ सकते हैं ये क्वालिटेटिव डायमेंशन है। तो फाइनली क्वालिटेटिव डायमेंशन ही गवर्न कर रहा है क्वांटिटेटिव डायमेंशन को। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट समझने की है। क्वांटिटेटिव डायमेंशन यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी से चेंजेस अफेक्ट नहीं होंगे, बट चेंजेस से प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, पूरा का पूरा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कुछ साल पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हम यूज़ करते थे, जिनको हम वैल्यू एडेड सर्विसेज बोलते थे, जैसे कि कोई रिंग टोन लगानी है, कोई कॉलर ट्यून लगानी है या मिस्ड कॉल सर्विस है, इस तरह की सर्विसेज के हमको पैसे देने होते थे। हर महीने हम इनका चार्ज देते थे अपने नॉर्मल प्लान के ऊपर। फिर सिर्फ 1 GB डेटा या 1.5 GB डेटा हमको हर महीने फ्री मिलता था। इस 1 GB या 1.5 GB डेटा के ऊपर अगर हमें डेटा चाहिए होता था तो हमें उस पैक के भी पैसे देने होते थे। फाइनली क्या हुआ? फाइनली सारी की सारी सर्विसेज के पैसे खत्म हो गए और सारी बातें समझ कर आ गई सिर्फ डेटा पैक पे। अगर आप बारीकी से देखें तो आज आप सिर्फ डेटा के पैसे देते हैं। कॉल्स तो हर टेलीकॉम में फ्री है, हर टेलीकॉम प्रोवाइडर के साथ फ्री है। कितना बड़ा चेंज टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया। तो जो वो वैल्यू एडेड सर्विसेज के पैसे थे वो सस्टेनेबल नहीं थे। हालांकि कंपनीज उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, जो एक्स्ट्रा डेटा पैक वो देते थे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, बट वो सस्टेनेबल नहीं था। ये सस्टेनेबल क्यों नहीं था? कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चेंज या कोई भी सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विस जिससे कंपनी को मुनाफा हो रहा है, ये सस्टेनेबल है या नहीं?
हर तरह की वैल्यू एडेड सर्विस या हर तरह की जो एडवांटेज कंपनी ले रही है इस समय, या कोई भी प्रोडक्ट जो ज़्यादा बिक रहा है इस समय, वो दो ही जनों के फेवर में जा सकता है। या तो वो इंडस्ट्री के फेवर में जाएगा, जैसे कि रिंगटोन के पैसे देना, कॉलर ट्यून के पैसे देना, एक्स्ट्रा डेटा के पैसे देना इंडस्ट्री के फेवर में जाता था, कंपनी के फेवर में जाता था। या फिर वो जाएगा कंज्यूमर के फेवर में, जैसे कि आज हम सिर्फ डेटा पैक के पैसे देते हैं, हम 1 GB पर डे ले रहे हैं, 1.5 GB पर डे ले रहे हैं, और उसके बाद कॉल्स सारी फ्री होती हैं। जो भी चेंज कंज्यूमर के फेवर में जाएगा वो परमानेंट चेंज होगा। जो भी चेंज अननेसेसरली कंपनी के या बिजनेस के या इंडस्ट्री के फेवर में जाएगा वो कभी भी परमानेंट चेंज नहीं होगा। वो कभी भी चेंज हो सकता है, उसमें कभी भी बदलाव आ सकते हैं, वो बिजनेस मॉडल कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, खत्म हो सकता है। जैसे कि जियो की एंट्री के बाद हुआ। जियो की एंट्री के बाद सारी कंपनीज की वैल्यू एडेड सर्विसेज खत्म हो गई। सबको, जहां पूरे महीने में कंपनी आपको 1 या 1.5 GB डेटा देती थी, वहां अब रोज 1.5, 2 GB, 3 GB डेटा तक के प्लान्स आ गए। ब्रॉडबैंड में जहां हमें इंटरनेट के पैसे अलग देने पड़ते थे, कॉल्स के पैसे अलग देने पड़ते थे, अब वहां अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ कई गुना ज़्यादा स्पीड हमें मिलती है। कॉल्स तो फ्री होती ही होती हैं। ये चेंजेस जो भी कंज्यूमर के फेवर में जाते हैं ये हमेशा परमानेंट होते हैं, क्योंकि फाइनली कंज्यूमर ड्रिवन ही रहती है हर इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री कंज्यूमर ड्रिवन नहीं होगी, जो भी इंडस्ट्री इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, जिस इंडस्ट्री की भी मनमानी चल रही है, वो इंडस्ट्री बहुत लंबे समय तक फंक्शन नहीं कर सकती, वो बिजनेस मॉडल बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। सिर्फ टेलीकॉम की ही बात नहीं है, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। एविएशन इंडस्ट्री में सिमिलर एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज से 20-25 साल पहले एक तरफ के फ्लाइट के टिकट अगर हमें दिल्ली से बैंगलोर जाना है तो 10-12 हज़ार रुपये हमको देने पड़ते थे। 25 ईयर्स पहले 10,000 की क्या वैल्यू थी, और आज 8,000, 10,000 रुपये में हम टू एंड फ्रो दिल्ली टू बैंगलोर कर सकते हैं फ्लाइट। कितना बड़ा चेंज आया। अब ये कंज्यूमर फ्रेंडली है, कस्टमर फ्रेंडली है, जो एंड यूजर फ्रेंडली है। ये चेंज परमानेंट है। तो कभी भी अगर किसी भी बिजनेस में प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और कंज्यूमर के फेवर में वो प्राइसिंग नहीं जा रही है, कंज्यूमर को उस प्राइस से कोई बड़ा एडवांटेज नहीं मिल रहा है, तो वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा। वो बिजनेस मॉडल कभी भी कोलैप्स कर सकता है। ऐसे बिजनेसेस से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल आगे बढ़ाता हूँ। जब जियो की लॉन्चिंग हुई थी और जियो ने जगह जगह फ्री डेटा प्रोवाइड करना शुरू करा था, फ्री कॉल्स प्रोवाइड करनी शुरू करी थी, और काफ़ी लंबे समय तक प्री लॉन्च में जियो ने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। पहले ये बड़े बड़े शहरों से शुरू हुई और धीरे धीरे छोटे शहरों में आती गई। मेरे पास आइडिया और एयरटेल के शेयर्स थे। जैसे ही जियो की ये सर्विसेज मेरे शहर में आई थी, मेरठ में आई थी, मैंने आइडिया और एयरटेल के शेयर्स बेच दिए थे, क्योंकि मुझे फ्यूचर साफ दिखाई दे गया था कि अब इन कंपनीज को भी ये बिजनेस मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। अब रातों रात नए कस्टमर तो नहीं क्रिएट किए जा सकते। मौजूदा कस्टमर्स को ही जब आप सस्ते में सर्विसेज देंगे, आइडिया और एयरटेल को बहुत महंगे में सर्विसेज देने की आदत थी, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा डेटा देते थे बहुत सारे पैसों में। अब उससे कई गुना ज़्यादा डेटा जब उतने ही पैसों में या उससे कम पैसों में देना पड़ेगा, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर अफेक्ट होगी, इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे लगा कि मुझे इन कंपनीज में अब इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। इस बात से मुझे उस समय मतलब नहीं था कि इनके शेयर की प्राइस मेरे बेचने के बाद ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मुझे इतना समझ में आ रहा था कि अब इनका बिजनेस मॉडल सस्टेन नहीं कर सकता। तो इस तरह की नज़र अपनी कंपनीज के शेयर्स पर रखना भी इंपॉर्टेंट है। जो सोशल कल्चरल चेंजेस या जो भी बिजनेस चेंजेस हमारे सामने होते हैं, उससे हमारे अगले स्टॉक का सिलेक्शन तो अफेक्ट होता ही होता है, लेकिन जो हमारे मौजूदा स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा असर उस चीज़ का पड़ सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए इन चेंजेस को लेकर के। इन अ नटशेल हमें ये देखना है कि आज जो चीज़ रेलेवेंट है, क्या वो आने वाले 5 से 10 सालों तक रेलेवेंट रह सकती है। अगर वो चीज़ रेलेवेंट रह सकती है, फ़ायदेमंद रह सकती है कंज्यूमर्स के लिए, तो ही उस बिज़नेस में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी कंपनी अच्छे फंडामेंटल्स और अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ अगर अपने बिजनेस मॉडल को अगले 10 साल तक सस्टेन कर सकती है,
उस कंपनी को मल्टी बैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही एक सवाल हमारे सामने आता है कि अगर कोई बिजनेस आज लीड कर रहा है, कोई कंपनी आज अपने प्रोडक्ट्स के बीच में, अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में लीड कर रही है, आगे है सबसे, तो क्या ये कंपनी आगे बनी रह सकती है? ऐसी क्या चीज़ है जो इस कंपनी को हमेशा आगे रखेगी? क्या इसके सामने कॉम्पिटिटर्स का डर नहीं है? क्या इसके प्रोडक्ट्स रिप्लेस हो सकते हैं, जैसा कि हमने पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस में पढ़ा था या बाकी इंडस्ट्री पैरामीटर्स में हमने पढ़ा था? मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके जवाब सीधे सीधे हमको नहीं मिलते। फाइनेंशियल्स को देख के, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके, कंपनी की फ्यूचर प्लान्स को देख करके, बड़े सारे इनडायरेक्ट वे में हमें मैनेजमेंट के सवाल मिलते हैं। हमने पिछले मॉड्यूल्स में भी इस बात को डिस्कस किया है और आने वाले मॉड्यूल्स में भी जगह जगह हम मैनेजमेंट एनालिसिस को डिस्कस करते रहेंगे। फिर अगला सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो एंड यूज़र है इस प्रोडक्ट का, वो इस प्रोडक्ट को किस तरीके से खरीदते हैं? क्या वो ब्रांड की वजह से इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं या सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से इसको खरीदते हैं? जैसे कि गोल्ड में ब्रांडिंग नहीं होती। ये अलग बात है कि शायद आपका पसंदीदा शोरूम कोई और हो सकता है, ज्वेलरी का, मेरा कोई पसंदीदा ज्वेलर और हो सकता है, बट इसके अलावा मतलब सिर्फ गोल्ड से होता है कि गोल्ड की प्योरिटी क्या है और कितना गोल्ड हम खरीद रहे हैं। या कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांड ड्रिवन होते हैं, जैसे कि मैगी। अगर खानी है तो मैगी खानी है। कई सारे नूडल्स के ब्रांड्स और हैं, लेकिन उन ब्रांड्स पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि मैगी की या नेस्कैफे कॉफ़ी की हमको आदत है, वो टेस्ट हमको पसंद है। यहाँ से हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि बिजनेस मॉडल को समझना। मैं जब भी कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाता हूँ तो उसमें सबसे पहला सेक्शन कंपनी के इंट्रोडक्शन के बाद मैं डालता हूँ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल, कई सारी कंपनीज एक ही इंडस्ट्री में एक ही तरह का बिजनेस कर रही होती हैं, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, बट किस तरीके से वो बिजनेस कर रही हैं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट बना रही हैं और आगे सप्लाई कर रही हैं, यही वो सारा डिफरेंस है जो एक अच्छी और बुरी कंपनी को अलग अलग कर देता है। सबसे पहला सवाल बिजनेस मॉडल में, ये कंपनी क्या करती है और कैसे करती है, यानी कि क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं और किस तरीके से ये आगे उनको सप्लाई करते हैं। दूसरा सवाल, जो इनके कस्टमर्स हैं वो इनकी सर्विसेज कैसे खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। इनके कस्टमर्स आम पब्लिक हो सकती है या इनके कस्टमर्स को चुनिंदा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, यानी कि ये B2B सेगमेंट में, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है। ये B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में है। B2B सेगमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है जो दूसरी किसी कंपनी के इस्तेमाल में आता है। B2C सेगमेंट का मतलब होता है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो सीधा कंज्यूमर यानी कि आम पब्लिक के इस्तेमाल में आते हैं। फिर एक सेगमेंट होता है B2B2C, यानी कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में प्रोडक्ट गया और उस बिजनेस से फिर फाइनली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट गया। तो किस तरीके से, कौन है इनके कंज्यूमर्स, क्यों इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं और किस तरीके से वो प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस हमको समझ में नहीं आता तो अच्छा है कि हम उस बिजनेस से दूर रहें। ये ज़रूर हो सकता है कि जिस बिजनेस को हम छोड़ रहे हैं या जिस स्टॉक को हम छोड़ रहे हैं हम नहीं खरीद पा रहे क्योंकि हम उस बिजनेस को समझ ही नहीं पा रहे। हो सकता है वो आगे चल के मल्टीबैगर बने, बट इस बहस में नहीं पड़ा जा सकता कि हर मल्टीबैगर स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो। स्टॉक मार्केट में 6000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। 6000 कंपनीज अलग अलग तरीके से बिजनेस करती हैं। सबसे पहले तो उस बेसिक बिजनेस को समझना, फिर कितने तरीके से वो बिजनेस किया जा सकता है इसकी जानकारी रखना, और उनमें से कौन सा तरीका वो पर्टिकुलर कंपनी आजमाती है या वो पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से उस बिजनेस को कर रही है उस बात को समझना। इतनी सारी बातें जब हम समझ सकते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमें उस कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी रिटेल की बात होती है तो फुटफॉल्स या सेम स्टोर सेल्स, जिसको SSS बोलते हैं, वो मैटर करते हैं। जब हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट या पर यूज़र, डिपेंड करता है उस पर। जब भी हम बैंकिंग या फाइनेंशियल सेगमेंट की बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है उस बैंक की या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, इस बात पे उसके रेवेन्यूज़ और उसका फ्यूचर डिपेंड करते हैं। अब ये तो ब्रॉड बातें हुई जो हमने इंडस्ट्री एनालिसिस में पढ़ी, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर कंपनी कौन सा तरीका अपनाती है अपना बिजनेस करने के लिए, इसको ज़रूर समझिएगा जब भी आप किसी भी कंपनी की बिजनेस मॉडल की एनालिसिस कर रहे हैं। किस तरीके से वो सप्लाई कर रही है, किस तरीके से वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही है, लॉजिस्टिक्स के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स आगे कौन है, क्या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स कांस्टेंट हैं कई सालों से,
या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स चेंज होते रहते हैं? क्या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स खुश हैं उसका प्रोडक्ट आगे सप्लाई करके? उनके पेमेंट्स ठीक टाइम पे होते हैं? या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स के साथ उसकी आए दिन कोई ना कोई लिटिगेशन चलती रहती है, कोई ना कोई बहस चलती रहती है पेमेंट्स को लेकर के या सामान की सप्लाई को लेकर के? अगर इन सारे सवालों के जवाब हम ठीक से दे सकते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपनी क्या बिजनेस करती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कैसे वो बिजनेस करती है। नेक्स्ट पॉइंट बिजनेस एनालिसिस में आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक ही सेक्टर में कई तरह की कंपनीज होती हैं, जैसा कि हमने देखा कि वो कई अलग अलग तरीके से काम कर सकती हैं, कई अलग अलग तरीके से अपना सामान आगे कस्टमर्स तक पहुंचा सकती हैं। हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर अप्स एंड डाउन से गुजरता है। इन अप्स एंड डाउन्स का फायदा कोई भी कंपनी किस तरीके से उठाती है, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो आगे किस तरीके से चल सकती है, कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर सकती है। कभी कभी कुछ कंपनीज के सामने शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज आती हैं। उस शॉर्ट टर्म में वो कंपनीज कैश इकट्ठा कर लेती हैं उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके, आगे उस कैश को अपने नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंशन में भी लगा सकती हैं। कभी कभी कुछ कंपनीज सारी की सारी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज छोड़ देती है और आराम से मैनेजमेंट सो रहा होता है। ऐसी कंपनी से कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। इस पॉइंट को समझने के लिए इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ब्रांड्स। कुछ कंपनीज जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज पूरी तरीके से ब्रांडिंग पे बेस्ड है। आटा सब बनाते हैं, लेकिन आशीर्वाद का ही आटा खाना है या पिल्सबरी का आटा खाना है, ये डिपेंड करता है ब्रांडिंग पावर पे। जो दिखता है वो बिकता है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो ब्रांड्स हमारे दिमाग में क्रिएट कर दिए जाते हैं, एक आम आदमी के दिमाग में जो ब्रांड्स बिठा दिए जाते हैं, दुकान पे जाकर के हम उन्हीं ब्रांड्स को ढूंढते हैं। उसके बाद हमारी चॉइस है, जिसका टेस्ट हमको अच्छा लगता है या जो ब्रांड इस्तेमाल करने में हमको अच्छा लगता है हम उसको यूज़ करते हैं। हेड एंड शोल्डर्स ने हम सबको यकीन दिला रखा है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू सबसे अच्छा हेड एंड शोल्डर्स है। अब मैंने और आपने तो लैब में जाकर के कभी हेड एंड शोल्डर्स की टेस्टिंग नहीं कराई, बाकी शैम्पू से कंपेयर नहीं करा लैब में जाकर के कि एक्चुअली वो डैंड्रफ सबसे ज़्यादा ख़त्म करता है या नहीं करता। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, उसकी स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग की वजह से एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हेड एंड शोल्डर्स बन चुका है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था नेस्कैफे कॉफ़ी का, कितनी सारी कॉफ़ी ब्रांड्स हैं, लेकिन नेस्कैफे कॉफ़ी का जो ब्रांड है, जो नेस्कैफे कॉफ़ी की रीच है अपने कस्टमर्स के बीच में और जो लॉयल्टी है कंज्यूमर्स की नेस्कैफे के प्रति, मेरे ख्याल से किसी भी और ब्रांड में नहीं होगी। अनदर एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज़ मैगी। कितने सारे और इंस्टेंट नूडल्स हैं, लेकिन मैगी के प्रति जो लॉयल्टी कस्टमर्स की है वो और कहीं भी नहीं होगी। मैगी वॉज लॉन्च्ड एक ऐसे टाइम पे जब इंस्टेंट नूडल्स के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। एक एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट था। एक तरीके से देखा जाए तो हमारी बीसीजी एनालिसिस में वो एक क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क मतलब वो ब्रांड किसी भी तरफ जा सकता था, स्टार भी बन सकता था और फ्लॉप भी हो सकता था। अच्छी ब्रांडिंग, अच्छी एडवर्टाइजिंग और उसके बाद अच्छी क्वालिटी एश्योरेंस, अच्छी क्वालिटी मेंटेनेंस, अच्छी पेनिट्रेशन मार्केट के अंदर, हर यूज़र तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, इन सारी बातों ने मैगी को एक विनर बनाया। और आज इतने साल बाद भी मैगी इज स्टिल द नंबर 1 इंस्टेंट नूडल ब्रांड। तो ब्रांडिंग का जो फ़ायदा है, ब्रांडिंग की जो पावर है, मेरे ख्याल से एफएमसीजी सेक्टर में इट इज़ द बिगेस्ट पावर। ब्रांडिंग की वजह से कंपनीज को कुछ हद तक प्राइसिंग पावर भी मिलती है। देखिए, प्राइसिंग पावर के बारे में हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी कंपनी अननेसेसरली अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाती ही चली जाएगी, वो लंबे समय में कभी भी सक्सेसफुल नहीं रह सकती, लंबे समय में कभी भी अपने प्रोडक्ट को मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हमेशा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का आता है ट्रैक रिकॉर्ड। कितने समय से कंपनी काम कर रही है, खासतौर से उस बिजनेस मॉडल पे जिस पे वो आज है। कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपने मॉडल्स चेंज कर देती हैं, अपने प्रोडक्ट्स चेंज कर देती हैं। एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट निकाला, उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करा, अब दूसरे प्रोडक्ट की तरफ आ गए। ऐसी कंपनीज जो एक इस्टेब्लिश प्रोडक्ट नहीं ला पा रही हैं या किसी भी प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हैं, ऐसी कंपनीज से भी थोड़ा सा दूर रहना ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज अगर किसी ब्रांड को या किसी प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हैं अपने, और बार बार ब्रांड से प्रोडक्ट चेंज करती हैं, बार बार किसी नए प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करती हैं,
हर बार नया प्रोडक्ट लाने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी, हर बार उस प्रोडक्ट को अपनी एक जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी एक मार्केट प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, हर बार उस नए प्रोडक्ट की ब्रांडिंग शुरू से करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है और पुराने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग से जो भी फ़ायदा मिला होता है वो सारा का सारा नलीफाई हो जाता है। तो ऐसी कंपनीज भी मल्टी बैगर नहीं बन सकती। इसी में हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि क्या पुराने ब्रांड्स के साथ साथ ये कंपनी बहुत जल्दी जल्दी नए ब्रांड्स लाती है, पुराना ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ नहीं और नए ब्रांड्स लाने शुरू, नए आइटम्स लाने शुरू, तो ऐसी कंपनीज भी क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आ जाती हैं। कंपनी मल्टीबैगर तभी बनेगी जब वो क्वेश्चन मार्क से स्टार की तरफ जाएगी। अगर कोई कंपनी बार बार नए ब्रांड्स ला रही है, बार बार प्रोडक्ट्स बढ़ाती जा रही है, पुराने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करे बिना, तो वो कंपनी हमेशा एक क्वेश्चन मार्क में रहेगी और क्वेश्चन मार्क से वो कभी भी स्टार की तरफ ग्रेजुएट नहीं कर पाएगी। ऐसे में उसका मल्टी बैगर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नए ब्रांड्स के लिए नई इंडस्ट्रीज़, नई फैक्ट्रीज, नया मैनेजमेंट, नई यूनिट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं जिनमें बहुत पैसा खर्च होता है। वहीं दूसरी तरफ वो कंपनीज जो अपने कुछ ब्रांड्स के ऊपर पूरी तरीके से एस्टैब्लिश्ड हैं और उस ब्रांड को अपना कोर ब्रांड बना करके फिर उसके चारों तरफ नए ब्रांड्स लॉन्च करती है, वो कंपनीज बहुत अच्छा स्कोप रखती हैं एक मल्टी बैगर बनने का। नेक्स्ट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस और मैनेजमेंट का एटीट्यूड, मैनेजमेंट की एथिक्स। मैनेजमेंट कितने एथिकली काम करते हैं इसका पता हमें चलता है किस तरीके से वो डिविडेंड्स के पे आउट्स देते हैं, किस तरीके से वो डिस्क्लोजर्स करते हैं, सारी कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस को फॉलो करते हैं, अपने रिस्क्स को कितना अच्छी तरीके से वो रियलाइज़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपने शेयर होल्डर्स के साथ उनको शेयर करते हैं। देखिए, जब भी हम एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं कि अब कंपनी यहाँ से ये कर सकती है, कंपनी वहाँ से वो कर सकती है, बट एक एथिकल, एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट वो होता है जो इसके साथ साथ एसोसिएटेड रिस्क्स की भी बात करे। अगर खाली एक रोज़ी पिक्चर क्रिएट करके ही मैनेजमेंट अपने शेयर्स को बेचना चाहता है या इन्वेस्टर्स के बीच में अच्छा बना रहना चाहता है, तो वो कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। अच्छे मैनेजमेंट में प्रोज के साथ साथ कॉन्स को डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में। तो एनुअल रिपोर्ट्स एक बहुत अच्छा जरिया होते हैं मैनेजमेंट के बारे में पता लगाने में कि मैनेजमेंट कितनी ऑनेस्टली आगे चलना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का आएगा, बायआउट्स एंड टेक ओवर्स। अगर कोई कंपनी बहुत ही एग्रेसिव बायआउट्स और टेक ओवर्स में लगी, यानी कि वो एक्विजिशंस कर रही है, छोटी छोटी कंपनीज को खरीद रही है, फैक्ट्रीज को खरीद रही है, ये अगेन खरीदते समय क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आ जाएगी। चाहे वो कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बट उस समय, उतने समय के लिए जब तक वो खरीद में लग रही है, जब तक वो एक्विजिशंस में लग रही है, क्योंकि एक्विजिशंस में, बायआउट्स में पैसा खर्च होता है, तो उतनी देर के लिए तो वो क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क में जब वो कन्वर्ट हो रही है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन मार्क स्टार की तरफ जा सकता है क्या? जो पैसा यहाँ खर्च किया जा रहा है ये एक अननेसेसरी एग्रेशन तो नहीं है, जैसा कि बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ हुआ जब उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की कोशिश करी, जब उन्होंने अपने ही ब्रांड्स लॉन्च करने की कोशिश करी, उन्होंने दुनिया भर में शोरूम्स खोल दिए, अच्छा खासा पैसा वो टेक्सटाइल से कमा रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग से कमा रहे थे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जितनी ब्रांड पावर उनकी क्रिएट होनी चाहिए थी वो क्रिएट नहीं हो पाई और क्वेश्चन मार्क से वो एक फ्लॉप की तरफ चले गए। तो एक्विजिशंस, टेक ओवर्स और फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना ये हमेशा कंपनी को क्वेश्चन मार्क में रखेगा। कभी ना कभी तो कंपनी को स्टेबलाइज होना ही पड़ेगा। और अगर कंपनी बहुत जल्दी जल्दी अपने बिजनेस को चेंज कर रही है या बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है या एक अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रही है, अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन वो होती है जो कंपनी का बिजनेस मॉडल ही नहीं है, जो कंपनी का कोर बिजनेस ही नहीं है। पता चला कंपनी का कोर बिजनेस था टेक्सटाइल्स और अब उन्होंने अचानक से शैम्पूज बनाने शुरू कर दिए, तो ये एक बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। अगर कंपनी इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रही है तो नो डाउट ये कंपनी को एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम डेवलप करने का मौका देते हैं, ये कंपनी के बिजनेस को बढ़ाते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। बट जिस समय वो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, अगर उस समय वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक क्वेश्चन मार्क को खरीद रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क स्टार भी बन सकता है, ये क्वेश्चन मार्क फ्लॉप भी हो सकता है। इसका थोड़ा सा आइडिया तो हमें इस बात से लग जाएगा कि कंपनी अब तक अपना बिजनेस कैसे निभा रही है, अब तक कंपनी के क्या कस्टमर बेस है, क्या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स हैं, कुछ आइडिया तो हमें इस बात से लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से हम श्योर नहीं हो सकते। लास्ट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का आता है मोनोपोली या फिर एक बड़ा मार्केट शेयर। कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी अपने प्रोडक्ट में मोनोपोली होती है, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा नेस्कैफे का या मैगी का।
फिर कुछ कंपनीज होती हैं जिनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है किसी भी एक प्रोडक्ट में, कोई उनकी मोनोपोली नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि उनके अलावा दूसरा प्रोडक्ट उनके सामने बिक ही नहीं रहा है, लेकिन हाँ उनकी भी प्रेजेंस अच्छी होती है मार्केट के अंदर। ऐसी कंपनीज भी हमारे पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। वो मल्टीबैगर बनेंगी या नहीं बनेंगी ये तो कंपनी के बहुत सारे और पैरामीटर्स को देख के पता चलेगा, बट इन कंपनीज का इंक्लूजन पोर्टफोलियो में कभी भी गलत डिसीजन नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि फेविकॉल, LIC। अब फेविकॉल के आगे ऐसा नहीं कि दूसरा कोई एडेसिव नहीं है, या LIC के आगे कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बट इन कंपनीज का मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है और ये ट्रस्टेड कंपनीज हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। तो ऐसी कंपनीज को जब हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं, मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल भले ही ये कंपनीज यहाँ से ना रखती हों, बट डाउन साइड भी इन कंपनीज में लिमिटेड होती है। ज़्यादातर ये कंपनीज एक्सपेंशन मोड में नहीं होती, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो कंपनीज बहुत बड़े लेवल पे पहुँच जाती हैं ज़्यादातर वो एक्सपेंशन मोड में नहीं होती, एक स्टेबल ग्रोथ फेज में वो कंपनीज आ जाती हैं और डिविडेंड्स के रूप में, बोनस के रूप में वो अपने शेयर होल्डर्स को टाइम आफ्टर टाइम रिवॉर्ड करती रहती हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं मॉड्यूल 10 के सेकेंड पार्ट की तरफ। जय हिंद।